कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर ऑयल एंड टेस्टिंग। यानी कूलिंग सिस्टम ट्रांसफार्मर में पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर को ऑयल एंड टेस्टिंग उसके बारे में भी साथ साथ पढ़ना है। नेसेसिटी ऑफ कूलिंग यानी शीतलन की आवश्यकता। पूर्व की व्यवस्था में हमने यह पाया था कि जब लोहे ह्रास यानी आयरन लॉस, कॉपर लॉस के कारण ट्रांसफार्मर को आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर को लोड दिया जाता है तो लपेटन के ताप को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा को वायुमंडल में विकिरित किया जाना चाहिए। मेथड्स ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर में शीतलन के उपयोग की विधियाँ। ट्रांसफार्मर के शीतलन में उपयोग हुई विधियाँ निम्नलिखित है। ट्रांसफार्मर के साइज, अनुप्रयोग तथा स्थान पर निर्भर करते हुए किसी भी एक या दो अधिक विधियों के संयोजन को अपनाया जा सकता है। फर्स्ट जो मेथड जो होता है आपका नेचुरल एयर मेथड, सेकेंड एयर ब्लास्ट मेथड। पिक्चर्स 1 में दिखाया गया है आपको, इसे हम बोलते हैं कोर्स और इसको बोलते हैं वाइंडिंग, इसे डक्ट्स बोला जाता है। यह एयर ब्लोअर्स का फैन है। नेचुरल कूलिंग मेथड्स में बात करेंगे, इसमें ये टैंक्स है, ये कोर्स है, ये आपका कोर्स है और ये कूलिंग पाइप्स है जिसके द्वारा कूलिंग किया जाता है। ट्रांसफार्मर और ये कूलिंग ऑयल, इसको कूलिंग ऑयल बोला जाता है। ये ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर में जो प्राकृतिक वायु विधि जो है, ट्रांसफार्मर में प्राकृतिक वायु विधि यानी कि फर्स्ट जो मेथड जो होता है वह नेचुरल एयर मेथड, सेकेंड जो होता है एयर ब्लास्ट मेथड, जो थर्ड्स जो होता है वह ऑयल ब्लास्ट मेथड, फोर्थ जो होता है आपको फोर्स सर्कुलेशन ऑफ ऑयल, तेल का जबरन संचलन, और फिफ्थ जो होता है ऑयल एंड वाटर कूल्ड, और जो नेक्स्ट जो होता है लास्ट का ये फोर्स तेल या जल शीतलन। थर्ड्स में यह दिया गया है ऑयल एंड वाटर कोल्ड ट्रांसफार्मर। इसमें यह जो पार्ट्स है कूल्ड वाटर इनलेट और ये आउट वाटर आउटलेट, यानी कि यह ठंडा पानी इसमें इंटर किया जाता है और गर्म पानी इससे बाहर किया जाता है। ये पाइप्स पैरल है, ये कूलिंग ऑयल और ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये पार्ट्स है ऑयल एंड वाटर कूल ट्रांसफार्मर का। प्राकृतिक तेल शीतलन विधि का समांतर 100 kVA तक की क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए अपनाया जाता है। मतलब इसका हो जाए प्राकृतिक तेल जो शीतलन मेथड्स जो है समांतर 100 kVA तक की कम सुरक्षा के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए अपनाया जाता है। परिवेश यानी कि आसपास वायु के प्राकृतिक संचार को ट्रांसफार्मर लपेटन से ऊष्मा को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। एयर ब्लास्ट जो होता है जिसे वायु का झोंका मेथड यानी कि एयर ब्लास्ट मेथड, ट्रांसफार्मर में सतह पर वायु को धमिक यानी ब्लो के लिए पंखों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण उत्पन्न ऊष्मा वायु के झोंके से कम होती है। 200 kVA से अधिक ट्रांसफार्मर को रोधन तेल के उपयोग से शीतल किया जाता है, यानी कि 200 kVA से अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर को रोधन तेल के उपयोग से शीतलन किया जाता है। लपेटन तथा कोर तेल में डूबे होते हैं। शीतलन नलिका के उपयोग से टैंक का क्षेत्रफल बढ़ता है। रेडिएटर जैसे कि रेडिएटर तेल तथा शीतलन पद्धति में ट्रांसफार्मर से ऊष्मा को अलग करने के
लिए गर्म तेल में से कम दाब के जल नलिका उपयोग की जाती है। ऑयल यानी ट्रांसफार्मर ऑयल एंड टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर ऑयल एंड टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मर सदा तेल शीतित ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत रोधन तंत्र में ट्रांसफार्मर तेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज की तारीख में ट्रांसफार्मर में 3 प्रकार के कूलिंग तेल प्रवाही प्रयुक्त किए जाते हैं। खनिज तेल, जिसको ज्वलनशील बोलते हैं, सिलिकॉन प्रवाही यानी कम ज्वलनशील, और तीसरा जो होता है हाइड्रोकार्बन प्रवाही यानी कि ज्वलनता रहित। क्या होता है? ज्वलनता रहित। साधारणतः ट्रांसफार्मर को तेल एक खनिज तेल से होता है जो कच्चे पेट्रोलियम को परिष्कृत करके प्राप्त किया जाता है। साफ और सूखा खनिज तेल एक बढ़िया इंसुलेटर होता है। वाष्प के द्वारा उसमें ह्रास बहुत कम होता है, पर यह एक ज्वलनशील प्रवाही है और वायु में तुरंत नमी को सोख लेता है। तेल को नमी और आग से सावधानीपूर्वक दूर रखना चाहिए। सिंथेटिक प्रवाही आसानी से अलग नहीं पकड़ता, अतः खनिज ट्रांसफार्मर तेलों के स्थान पर सिंथेटिक प्रवाही का उन निम्नलिखित ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है। भूमिगत खदानों में और ये रिफाइनिंगों और खतरनाक स्थानों में। उसके बाद ट्यूनलों में, धातु प्रोसेसिंग वर्कशॉपों, प्लांटों, थिएटरों और सिनेमा चरों यानी घरों आदि में। ट्रांसफार्मर में पैराफिन, नेफ्थालीन, एरोमेटिक्स जैसे क्विक मिश्रण होते हैं। ये सभी हाइड्रोकार्बन हैं, इसलिए इंसुलेटिंग तेल या ट्रांसफार्मर तेल या सिंथेटिक ट्रांसफार्मर तेल, जिनको हम ASCARELs, एस्कैरेल्स और पायरोक्लोर एस्कैरेल, और इसको क्या बोला जाता है? एस्कैरेल्स या पायरोक्लोर कहा जाता है। उनका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर तेल के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के गुण निम्नलिखित अनुसार है। अच्छे विशिष्ट प्रतिरोध, इस प्रकार उच्च प्रतिरोध। दूसरा में कहता है बेहतर ताप चालकता यानी उच्च विशिष्ट ताप, उच्च ज्वलन बिंदु ताकि निम्न तापमान पर आग न लगे। चौथा जो नंबर में कहता है जब हवा के सामने है तो आसानी से नमी शोषित नहीं करता। निम्न सन्यता यानी तत्काल ज्वलन क्षमता। ट्रांसफार्मर तेल की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। लोड यानी कि भार पर कॉपर हानि और कोर हानि आदि के कारण बड़ी क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर ज़्यादा ताप उत्पन्न करते हैं। यह जरूरी है कि उपयुक्त विद्युतरोधक सामग्री उपलब्ध कराकर ताप को तापमान दर्जा के भीतर ही रखा जाएगा। ट्रांसफार्मर तेल अच्छी विद्युतरोधी सामग्री के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार यह विद्युत भंजन को घटाता है। ट्रांसफार्मर तेल शीतल कारक के रूप में भी काम करता है, अतः ट्रांसफार्मर के सब भीतरी पुर्जों के लिए तापीय स्थिरता लाता है। ट्रांसफार्मर तेल के क्यूजेज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ ट्रांसफार्मर। जब तेल शीतित ट्रांसफार्मर प्रयोग में है तो प्रयोग की स्थितियों के कारण ट्रांसफार्मर के तेल समान अवहास के अधीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा के संपर्क में आने से तेल में नमी और धूल होती है। नमी की मौजूदगी हानिकारक होती है और तेल के विद्युत अभिलक्षणों को प्रभावित करती है और विद्युत रोधी सामग्रियों के अभास में तीव्रता लाएगी। दूसरा कहता है कि कुंडल और क्रोड पृष्ठों पर तलछट और अपक्षेपित
अवपंक बन सकते हैं। शीतन दर को घटाएगी और इससे विद्युतरोधन सामग्री का अभास हो सकता है। तीसरा जो कहता है कि कुछ ठोस लोहा, तांबा और विलीन धात्विक मिश्र अम्लता बढ़ाएंगे। ऐसे मामलों में प्रतिरोधकता घटती है और विद्युत सामर्थ्य भी घटता है और यह भी ट्रांसफार्मर तेल का आभास करेगा। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, तो तेल स्थित ट्रांसफार्मर के विश्वसनीय प्रयोग और अनुरक्षण के लिए और तेल की आरंभिक भराई से पहले ट्रांसफार्मरों के सेवा के दौरान भी ट्रांसफार्मर तेल टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट परिणाम के अनुसार ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर करना जरूरी हो सकता है और कई मामलों में सुरक्षित और तेल स्थित ट्रांसफार्मरों के बेहतर अनुरक्षण के लिए नए तल की सिफारिश की जा सकती है। ट्रांसफार्मर तेल के निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित अवधि परीक्षण किए जाते हैं। फर्स्ट में जो परीक्षण है वह फील्ड टेस्ट ऑफ इंसुलेशन ऑयल। दूसरा जो होता है क्रैक टेस्ट ऑफ इंसुलेशन ऑयल। तीसरा जो होता है डायलेक्ट्रिक टेस्ट ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल और चौथा टेस्ट है आपका एसिडिटी टेस्ट। फर्स्ट में बात करते हैं फील्ड टेस्ट ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल की। तो जब एक नलिका से हीटर में अंतर्विष्ट आश्रित जल के शांत पृष्ठ पर ट्रांसफार्मर तेल की एक बूंद डाली जाती है तो जब तेल नया यह अपनी आकृति बनाए रखेगा। पिक्चर 1 में दिखाया गया है। इस्तेमाल किया हुआ साइक्लोऑक्टेन तलो या पैराफिन तैलो यानी कि इसको कहा जाता है कि इस्तेमाल किया हुआ साइक्लोऑक्टेन तेल और पैराफिन तेल चाहे उपयुक्त हो के मामले में बूंद समांतर चपटी बन जाती है। यदि ये चपटी बूंद 15 से 18 सेंटीमीटर से कम व्यास का क्षेत्र घेरती है तो तेल का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसे पुनर्नवीन किया जाएगा यानी कि इसे फिर पुनः से नया बनाया जाएगा। लंबे फैलाव वाले तेल अनुपयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर तेल का क्रैकल परीक्षण, क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। स्टील ट्यूब के एक सिरे को बंद करके उस सिरे को ताप देकर धुंधला रक्त दाब बनाएं। जब तेल नमूने को ट्यूब में डाला जाता है तो तेल चटचटाने की आवाज़ सुनाई देगी। यदि तेल में नमी है तो क्या होगा, तेल चटचटाने की आवाज़ सुनाई देगी। शुष्क तेल केवल कटकटाहट पैदा करेगी। शुष्क तेल क्या कटकटाहट पैदा करेगी। यह क्रैकल टेस्ट है, इसे क्रैकल टेस्ट कहा जाता है। ट्रांसफार्मर तेल का पैरावैद्युत परीक्षण यानी कि डायलेक्ट्रिक टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। अधिकांशतः मानक तेल जो सेट का प्रयोग करते हुए टेस्ट किया जाता है। तेल टेस्ट सेट में कांच या प्लास्टिक का बना सेल होता है। पिक्चर्स में दिया गया है मिथाइल क्रैकलेट और 10, 45, 35 इस तरह का पिक्चर में ऑयल टेस्टिंग कंटेनर बना होता है। सेल 300 से 500 ml के बीच प्रभावी वॉल्यूम का होता है। इसे अधिकांशतः बंद करना चाहिए। 2 प्रकार के सेल पिक्चर 3 में दिखाया गया है। यह आपका इस प्रकार से पिक्चर्स दिखाया गया है। यह डायलेक्ट्रिक टेस्ट है, इसे डायलेक्ट्रिक टेस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि तांबा, पीतल, कांसा, स्टेनलेस के 12.5 से 13 mm व्यास को गोलाकार अंडाकार 2 अवयवों के 2.5 मीटर दूरी पर एक क्षैतिज दूरी पर आरोहित इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है।
सेल को टेस्ट सेट पर आरोहित किया जाता है। बिंदु संपर्क व्यवस्था से इलेक्ट्रोडों का HT संबंध बनाया जाता है। टेस्ट सेट को उच्चयन ट्रांसफार्मर भी लाया जाता है, जहां वोल्टता में 0 से 60 वोल्टेज की विभिन्नता लाई जा सकती है। कई डिजाइनों में वोल्टता पुश बटन स्विच के प्रचालन से मोटर द्वारा परिवर्तित किया जाती है, यानी कि मोटर के द्वारा परिवर्तित की जाती है। परावैद्युत परीक्षण यानी कि परावैद्युत परीक्षण यूनिट का वैद्युत परीक्षण आरेख पिक्चर 4 में देखिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ऑफ डाइलेक्ट्रिक टेस्ट यूनिट ऑफ सोन। ट्रांसफार्मर तेल पर परावैद्युत टेस्ट करने के लिए तेल को धीरे से उत्तेजित किया जाता है, कई बार पलटा जाता है ताकि तेल में अंतर्विष्टित अशुद्धताएं सदृश वितरण से सब और फैल जाए। इसके तुरंत बाद तेल को धीरे धीरे टेस्ट सेल में डाला जाता है ताकि वायु बुलबुला न हो। यह प्रचालन धूल से मुक्त सूखे स्थल पर किया जाता है। टेस्ट के समय तल तापमान प्रवेशी तापमान के बराबर होगा। उपयुक्त शर्तें पूरी कर लेने पर सेल को ढक्कन स्थिति में रखें। सेल को टेस्ट यूनिट में रखें और स्विच ऑन करें। 40 से 60 हर्ट्ज आवृत्ति के आर पार AC वोल्टता 2 किलोवोल्ट RMS की दूर पर सदृश 0 से आरंभ होकर भंग पैदा करने के मान तक एक समान बढ़ती है। भंग वोल्टता वह वोल्टता है जो टेस्ट के दौरान इलेक्ट्रोडों के बीच पहला स्फुलित पैदा होने के समय प्राप्त होता है। पिक्चर्स में दिया गया है आपका ये सर्किट ब्रेकर है और ये आपका T1 ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर कंट्रोल, T4 एक्सिलरी ट्रांसफार्मर और HT कॉन्टैक्ट, और ये आपको पावर पाथ 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज सिंगल फेज AC। इसे इसको भी नो चैट, और ये किलो वोल्ट में, और ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, और ये ऑयल कॉप। यदि इलेक्ट्रोडों के बीच एक आर्क स्थापित हो जाए तो परिपथ स्वतः खुल जाता है। भंग वोल्टता दर्ज की जाती है। और मानक निर्धारों के अनुसार रीडिंग की व्याख्या की जाती है। अपेक्षाएं IS 335/1983 वैद्युत सामर्थ्य भंग वोल्टता के अनुसार है। नया अनिस्तेंदित ट्रांसफार्मर तेल 30 किलोवोल्ट RMS, और फिल्ट्रेशन के बाद यह ट्रांसफार्मर तेल 50 किलोवोल्ट RMS। यदि भंग वोल्टता 30 किलोवोल्ट RMS प्राप्त नहीं करती तो ट्रांसफार्मर तेल को फिल्टर करने की सिफारिश की जाती है। उसी सेल भराई पर 6 बार टेस्ट किया जाता है। वैद्युत सामर्थ्य प्राप्त 6 परिणामों का गणित माध्य होगा। एसिडिटी टेस्ट तेल ऑक्सीकरण द्वारा अम्ल उत्पाद पैदा होते हैं। ऑक्सीकरण वैद्युतरोधी सामग्री जैसे ट्रांसफार्मर कुंडलों में प्रयुक्त विद्युतरोधी पेपर और प्रेस बोर्डों का अवहास करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि अम्लता रचना का पता लगाया और मॉनिटर किया जाए। यह टेस्ट करने के लिए किट उपलब्ध है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। 2 पॉलीथीन बोतलों जिनमें 0.0085 N सेकेंडों का इथाइल अल्कोहल और सोडियम कार्बोनेट घोल 100 ml प्रत्येक होता है। सर्विस सूचक वाली एक सूचक बोतल, 4 साफ कांच टेस्ट ट्यूब, 3 असिंकित ड्रॉपर से नलिकाओं के रूप में काम करते हैं। अम्लता रेंज वाला वर्न चार्ट, अनुदेशक पुस्तिका, प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। टेस्ट ट्यूब में 1.1 ml विद्युतरोधी तेल जिसे टेस्ट करना है लेकर उसमें 8 ml 1 ml दृष्टिकृत स्प्रिट डालकर घोल को धीरे धीरे हिलाएं। आगे 1 ml घोल का 0.0085
एन सोडियम कार्बोनेट डालें। टेस्ट ट्यूब को एक बार फिर हिलाने के बाद सर्किट सूचक की 5 बूंदें डालें। परिणामी घोल एक तरंग उत्पन्न करता है जो घोल की अम्लता मान पर आधारित होता है। समीपवर्ती वर्ण रेंज निम्नानुसार होगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अम्लता का मान। वर्ण 0.00 का काला होता है, वर्ण 0.2 का हरा होता है, 0.5 का पीला होता है, 1.0 का नारंगी होता है। तथापि ठीक मान सूचित करने के लिए वर्ण चार्ट टेस्ट किट के साथ दिया जाएगा। स्मॉल वाइंडिंग या वाइंडिंग मशीन्स, छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मशीन। छोटे ट्रांसफार्मर का पुनः कुंडलन यानी रिवाइंडिंग ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर। इस पाठ के विषय में वस्तु एक ऐसे युवक की सहायता करने के विचार से तैयार की गई है जो छोटे ट्रांसफार्मरों की वाइंडिंग करने के क्षेत्र में स्वनियोजित बनना चाहिए। जब वाइंडिंग जल गई हो या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हो तो इसे पुनः कुंडित करने की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर की संरचना करने की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर की संरचना व प्रकार के अनुसार ट्रांसफार्मर को खोलने का क्रम थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। रिकॉर्डिंग द डाटा, आंकड़े का रिकॉर्ड करना। ट्रांसफार्मर को खोलते समय या पूर्व में निम्नलिखित डाटा लेना चाहिए। वाइंडिंग की संख्या, टर्न्स या लेयर्स, साइज ऑफ वायर एंड इंसुलेशन, इनपुट व आउटपुट वोल्टेज एंड करंट, केवीए क्षमता, संयोजन आरेख, टर्मिनल मार्किंग या लीड पोजीशन, क्रोड का प्रकार, पटलो स्टैंपिंग की संख्या, बॉबिन का विवरण या कोर। इंसुलेशन योजन में जैसे बंधन, परत, लीड तारे, स्लीव के प्रकार व साइज, कुंडले के बीच इंसुलेशन का साइज व प्रकार व परतें की संख्या भी दर्ज करनी चाहिए। यदि पुराना बॉबिन वाइंडिंग के लिए पुनः काम में लेना हो, इंसुलेशन संयोजन में जैसे बंधन, परत, लीड, तारे, स्लीव के प्रकार व साइज, कुंडलों के बीच इंसुलेशन का साइज व प्रकार के परतों की संख्या भी दर्ज करनी चाहिए। यदि पुराना बॉबिन वाइंडिंग के लिए पुनः काम में लेना हो, अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यह किसी भी टूटन यानी ब्रेक या चटन, क्रैक से मुक्त होना चाहिए। यही नया बॉबिन उपयोग किया जाना चाहिए तो इसे उचित स्टैंपिंग कोड के साथ जांच लें कि इसमें वायु अंतराल भी अधिक न हो, बहुत अधिक टाइट फिटिंग भी न हो। कुंडलन के लिए उचित साइज का तार चयन डाटा से चाहिए और तार का साइज IS 4800 वाट 1968 के अनुसार मापना चाहिए। तार का साइज इंसुलेशन सहित मापा जा सकता है, परंतु यह इस सारणी के अनुसार सहनशीलता की सीमा में होना चाहिए। लिए गए आंकड़ों यानी डाटा के अनुसार इंसुलेशन योजना का पालन करना चाहिए। जहां उचित प्रकार का पदार्थ उपलब्ध न हो, उसके प्रकार व उसी साइज का पदार्थ का चयन करना चाहिए। टर्नों व टेम्पिंग जो वाइंडिंग में उपयोग की जाए वे मूल ओरिजिनल के समान होनी चाहिए। पट्टे लगाने की विधि, मेथड्स ऑफ स्टैकिंग। क्रोड के पट्टे लगाने से पूर्व गड्ढों, मोड़ तथा क्रोड विद्युत रोधन के लिए क्रोड की जांच कर लेनी चाहिए। क्रोड में गड्ढों को हटा देना चाहिए और किसी भी मुड़ी हुई क्रोड को सही कर लेनी चाहिए।
मूल अनुक्रम व पैटर्न पाथ के अनुरूप की चट बनाने चाहिए। ट्रांसफार्मर की पटले स्टैंपिंग जो उपलब्ध है चट्टे बनाते समय किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए विभिन्न आकार की क्रोड पिक्चर 1 में दिखाई गई है। लीड से उचित प्रकार से स्लीव डालनी चाहिए व सिरों को बनाना चाहिए। ये E&I या F/F है और टाइप, और ये E/A टाइप्स है और T/U टाइप्स है। ट्रांसफार्मर को पुनः कुंडलित करने की विधि। ट्रांसफार्मर को पुनः कुंडलित करने की विधि प्रोसीजर्स ऑफ रिवाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऊपर बताए अनुसार यदि जले हुए ट्रांसफार्मर खोलते समय सभी आवश्यक कुंडलन को पुनः कुंडलन करने की विधि वही है जिसको मापने वोल्टाहीन कुंडली को पुनः कुंडलित करने के लिए अपनाया था। केवल अंतर यह है कि ट्रांसफार्मर कुंडली में 2 पृथक पृथक कुंडली होते हैं तथा डिजाइन के अनुसार प्राथमिक में या द्वितीयक या दोनों विभिन्न वोल्टेज की टैपिंग हो सकती है। ट्रांसफार्मर की डिजाइन करना। डिजाइनिंग ए ट्रांसफार्मर। छोटे ट्रांसफार्मर, समांतर सेल प्रकार, यानी छोटे प्रकार के जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वह सेल टाइप के होते हैं। सेल प्रकार में प्राथमिक और द्वितीय दोनों कुंडल की केंद्र वाली भुजा पर आरोहित होती है। छोटे शक्ति ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए निम्नानुसार आगे बढ़े। स्टेप 1, यानी कि स्टेप 1 की बात जब करते हैं तो ट्रांसफार्मर की भार, वोल्टेज और करंट से निर्गम शक्ति को ज्ञात कर कीजिए। P2 बराबर होता है E2/I2 फार्मूला 1। आगे मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है। प्राथमिक वोल्टेज 240 वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज 6 वोल्टेज, सेकेंडरी करंट 2 एम्पियर और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। उदाहरण के लिए निर्गम शक्ति को ज्ञात किया जाता है 6×2 यानी कि 12 kVA। स्टेप संख्या 2, निविष्ट वाट ज्ञात कीजिए। P1 जो होता है P2 बटा % एफिशिएंसी फार्मूला 2। समांतर ट्रांसफार्मर की दक्षता 80 से 90% ली जाती है। उदाहरण में P1 यानी 6×2×100/80 यानी 50 kVA। स्टेप 3 की बात करते हो ट्रांसफार्मर की क्रोड का आवश्यक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करें। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ प्रचालन, जैसे कि बात कर चुके हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए कुछ प्रचालन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, जैसे पट्टों में प्रयुक्त धातु का फ्लक्स घनत्व, प्रदाय आवृत्ति, बाइंडिंग तार में अनुमेय धारा घनत्व व ट्रांसफार्मर की निर्विष्ट शक्ति। एक सेल प्रकार और कोड प्रकार ट्रांसफार्मरों के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर विचार करने के लिए पिक्चर 2 और 3 का अवलोकन करें। विशिष्ट स्थितियों में ट्रांसफार्मर के लिए आवश्यक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को निम्नलिखित अनुसार व्यक्त किया जाता है। पिक्चर्स 2 में दिखाया गया है, ये आपका कोर सेक्शन एरिया है। इसको क्या बोला जाता है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोला जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और यह जो होता है सेल टाइप होता है। ये कौन सा टाइप होता है? सेल टाइप होता है। पिक्चर्स 3 में जो दिया है इसको बोला जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और यह कोर होता है, इसे कोर बोला जाता है। यह जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया कोर टाइप। और यहाँ पे A = 3.8 √P1/B/F/S/10⁻⁴ फार्मूला 3 के अनुसार, जहाँ लोह कोर यानी कि लोह कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में, B फ्लक्स घनत्व टेस्ला में, F प्रदाय आवृत्ति हर्ट्ज में, S वाइंडिंग तार की धारा घनत्व एम्पियर/mm² में, ट्रांसफार्मर की शक्ति इनपुट शक्ति वाट में। उपरोक्त प्रचलनों में मुख्य प्रदाय की आवृत्ति को 50 हर्ट्ज में लिया जाता है। पद 1 और पद 2 में VA में शक्ति ज्ञात की जा सकती है। यद्यपि B मान निम्न सूचनाओं
जो उन पदार्थ पर निर्भर करती है जिसे क्रोड बनाना है से ज्ञात किया जा सकता है। सामान्यतः लो धातु सीट के लिए B बराबर 0.6 टू 0.8 टेस्ला, डायनमो इस्पात के लिए B बराबर 1.2 टू 1.3 टेस्ला, उच्च वलय सीट के लिए B इक्वल टू 1.5 टू 1.9 टेस्ला। पटलों की स्टैंपिंग के निर्माता अपने उत्पाद के फ्लक्स घनत्व के मान को आवश्यकता अनुसार निर्दिष्ट करते हैं। इसके आगे ट्रांसफार्मर के लिए सुपर इनेबल्ड कॉपर तार के लिए धारा घनत्व को लगभग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कीजिए। 25 kVA या अधिक के लिए 25 kVA के लिए 1 एम्पियर पर mm² और 0.75 से 2.4 किलो वोल्ट एम्पियर के लिए 1.5 एम्पियर पर mm²। तीसरा में जब आता है आपका 0.3 से 0.74 kVA के लिए 2 एम्पियर पर mm² और निम्न के लिए 0.29 kVA के लिए 3 एम्पियर पर mm²। रुक कर कार्य करने के लिए धारा को 1.5 के गुणक से गुणा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक 15 VA वोल्ट एम्पियर इनपुट के लिए आवश्यक प्रभावित कोर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा A इक्वल टू 3.8 इंटू रूट अंडर 15/0.8 50 इंटू 3 इंटू 10⁻n यानी 4.28 सेंटीमीटर²। उपभोक्ता गणना में बनाई गई अवधारणा के लिए समान लोह कोड के लिए धारा का घनत्व 3 एम्पियर पर mm², फ्लक्स घनत्व 0.1 टेस्ला लिया गया है। 4.248 स्क्वायर सेंटीमीटर के कोर क्षेत्रफल के लिए कोर की चौड़ाई 20 mm, कोर की मोटाई 21 mm कर सकते हैं। अनुप्रस्थ काट बराबर 20 इंटू 21 यानी कि 420 स्क्वायर mm या 4.2 स्क्वायर सेंटीमीटर ले सकते हैं। सारणी 1E और I के प्रकार की पटलों के लिए क्रोड का मानक साइज दिया गया है, जो आपके मार्गदर्शन के लिए बताता है कि ये पटले बाजार में इस प्रकार से उपलब्ध है। फोर स्टैंपिंग की बीमारी डायमेंशन दी गई है। यह आपका पटलन स्टैंपिंग सारणी से निकटतम सीट का मानक साइज का चयन करनी चाहिए। यहाँ केंद्रीय भुजाओं की चौड़ाई 20 mm मानते हुए इस प्रकार कोड EI 60 का चयन करते, फिर भी आप अनुप्रस्थ काट के लिए उपयुक्त किसी भी अन्य प्रकार का चयन कर सकते हैं, परंतु अन्य विवरण जैसे स्टैंपिंग की संख्या और बॉबिन के माप यथानुसार बदले जा सकते हैं। स्टेप 4 की बात करते हैं। अगला कदम सूचक 4 का उपयोग करते हुए वोल्टेज प्रति टर्न के लिए गणना करने के लिए E बराबर 4.44 इंटू B इंटू A इंटू F इंटू 10⁴ यानी फार्मूला 4। तो E जो होता है E इक्वल टू वोल्टेज प्रति टर्न, B फ्लक्स घनत्व टेस्ला में, लो कोड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में, F हर्ट्ज आवृत्ति में। अब उदाहरण के लिए E बराबर 4.4 0.8 4.24 50 इंटू 10⁴ 0.0753 वोल्ट्स। स्टेप 5 में बात करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात करने के लिए N1 यानी 240/0.0753 यानी कि आपका आ जाएगा 3187 टर्न अप्रोक्सीमेटली। द्वितीय कुंडली में टर्न की संख्या ज्ञात करने के लिए N2 बराबर जो हो जाएगा 6/0.0753 80 टर्न्स अप्रोक्सीमेटली। द्वितीय कुंडल में वोल्टेज ड्रॉप यानी आंतरिक के लिए 10% और जोड़ ले अर्थात N2 बराबर 88 टर्न्स। स्टेप 6 की बात जब करते हैं तो इस शक्ति के संदर्भ में तार के साइज की गणना करें। P बराबर E इंटू I या I बराबर P/E। उदाहरण के अनुसार प्राथमिक I1 15/240 यानी 0.0625 एम्पियर, धारा द्वितीय यानी 15/6 बराबर 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर पर सेंटीमीटर 3 एम्पियर
mm/mm² का धारा घनत्व मानते हुए प्राथमिक चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर 0.625/3 0.20833 mm², व्यास जो हो जाएगा 0.1628 mm, अर्थात तार का व्यास 0.860 mm या 37 स्क्वायर SWG होगा, यानी कि 37 SWG लगभग होगा। 3 mm² धारा का घनत्व मानते हुए द्वितीय चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा A बराबर 2.5/3 एम्पियर इक्वल टू 0.833 mm²। व्यास बराबर जो होगा 1.029 mm। यहाँ कह सकते हैं कि 1.00 mm डाया और गेज 90 SWG होगा। स्टेप 7 के अनुसार पिक्चर 5A बॉबिन के समान माप देता है और सारणी 2 स्टैंडर्ड स्टैंपिंग के अनुरूप बॉबिन के स्टैंडर्ड साइज देता है जो बाजार में उपलब्ध है। यहाँ पर EI 60/21 बॉबिन को चुना गया है जो कि क्रोट की केंद्रीय भुजा की मोटाई के लिए उपयुक्त है, जो कि अभी पूर्व में लिया गया था, जिसकी मोटाई 21 mm व क्रोट की चौड़ाई 20 mm है। अब बात करते हैं, इसे हम बोबिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोबिन कहा जाता है। और स्टैंपिंग की साधारणतः जो मोटाई होती है वह 0.35 mm या 0.5 mm होता है। स्टेप संख्या 8 वाइंडिंग के स्थान के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक के फेरों की संख्या को व्यवस्थित करने की संभावना की जांच करें। यदि प्राथमिक कुंडल में 37 SWG की 3187 टर्न है तो द्वितीयक 19 SWG सुपर इनेमेल्ड कॉपर तार जिसकी 88 टर्न, फिर भी यह जांच करना बहुत आवश्यक है। फिर भी यह जांच करना बहुत आवश्यक है कि कोर की वाइंडिंग स्थान में इन वाइंडिंग में क्रमिक इंसुलेशन के साथ क्या व्यवस्थित किया जा सकता है, इसे वाइंडिंग शुरू करने से पूर्व सुनिश्चित करना चाहिए। टेबल 3 वाइंडिंग तार के टर्नों की संख्या से संबंधित जानकारी देता है, जिसे 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में व्यवस्थित किया जा सकता है। सारणी 3 की सहायता से हम पूर्व यह जान सकते हैं कि वाइंडिंग स्थान में वाइंडिंग व्यवस्थित किया जा सकता है या नहीं। बॉबिन की उपलब्ध वाइंडिंग स्थान I/K पिक्चर 5 को देखकर टेबल 2 की सहायता का चयन किया गया है, जो बॉबिन EI 60/21 60x7 स्क्वायर mm यानी 2.055 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। प्राथमिक व द्वितीयक टर्नों के लिए आवश्यक क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए टेबल 3 का उपयोग करें। प्राथमिक में फेरों की संख्या 3187, तार का गेज 37 SWG और टेबल 3 में 3 के अनुसार 37 SWG वाइंडिंग तार के लिए 2820 टर्न निर्धारित है, जो कि स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इस प्रकार 3187 टर्न के लिए आवश्यक स्थान 3.3187 इंटू 1 2820 यानी 1.130 सेंटीमीटर स्क्वायर। द्वितीयक फेरों की संख्या 88 है तो तार का गेज 19 SWG है। टेबल 3 के अनुसार 19 SWG वाइंडिंग तार के लिए 85 टर्न है, जो कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल में व्यवस्थित किया जा सकते हैं, यानी कि 88 इंटू 1 यानी 85 बराबर 1.035 स्क्वायर सेंटीमीटर। फुल आवश्यक स्थान बराबर प्राथमिक के लिए आवश्यक स्थान प्लस द्वितीयक के लिए आवश्यक स्थान 1.130 प्लस 1.035 इक्वल टू 2.165 स्क्वायर सेंटीमीटर। अतः आवश्यक स्थान प्राप्त है। आप ट्रांसफार्मर के लिए इससे बड़े क्रोट व इससे बड़े बॉबिन को चुन सकते हैं, लेकिन इन्हें अनुभव में किफ़ायती नहीं माना गया है।
सारणी 3 में दिए गए फेरों की संख्या के साथ साथ समानता इंसुलेशन सम्मिलित है जो वाइंडिंग में उपयोग होता है, इसलिए इंसुलेशन की छूट का परिकलन में पृथक रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूजन की बात करें तो ट्रांसफार्मर इस उदाहरण में प्राप्त वाइंडिंग डाटा निम्नलिखित अनुसार है। ट्रांसफार्मर क्षमता प्राथमिक 240 वोल्टेज 6 वोल्टेज 50 हर्ट्ज 15 एम्पियर 15 वोल्ट एम्पियर और 1.60 mm तारों के माप में 16 SWG और प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपको 34 हो जाएगा, आपको 34 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 1.40 mm तारों का नाप में 17 SWG हो जाएगा और 44 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 1.22 में SWG 18 हो जाएगा, प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर में 60 मोड हो जाएगा। अब बात करते हैं 1.00 mm में 19 SWG हो जाएगा और प्रति स्क्वायर में इसका मोड 85 हो जाएगा और 0.90 में इसका जो हो जाएगा 0.90 mm में 20 SWG इसका हो जाएगा 104 इसका स्क्वायर सेंटीमीटर में हो जाएगा। 0.80 तार में 21 SWG और 132 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसका मोड हो जाएगा। 0710 mm तार में 22 SWG और 172 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। 0.600 और 23 SWG में 233 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 0.560 mm तार में 24 SWG का 289 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 500 mm में तार का 25 SWG का 333 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 0.450 में 26 SWG का और 411 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 0.425 mm तार में 27 SWG का 493 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। 0.735 में 28 SWG और 705 स्क्वायर सेंटीमीटर तार का मोड हो जाएगा। 0.315 में 30 SWG और स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड 860। 0.294 तार में 31 SWG 976 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से दिया गया है सभी का। अब बात करते हैं कोर का। तो कोर जो होता है, कोर का क्षेत्रफल 20 × 21 mm आई डिसाइडेड इंटू स्टेप 3 बॉबिन्स पद 7 में निश्चय के अनुसार चौड़ाई 20.6 mm, ऊंचाई 21 mm, लंबाई 26.7 mm, फ्लेंज की कुल ऊंचाई 22.7 mm है। वायर का साइज एंड टर्न्स, तो प्राथमिक टर्न्स 8187 जो कि 0.16 mm व्यास का 37 SWG गेज है। अब द्वितीयक में 88 टर्न यानी 1.00 mm व्यास में 19 SWG की है। स्टैंपिंग की बात करें तो सारणी 1 में प्रत्येक पटल की मोटाई 0.35 मानते हुए 21 mm की चौड़ाई 60 स्टैंपिंग की आवश्यकता होगी। स्टैंपिंग और जो चट्टों की बीच कुछ स्थान मानते हुए केवल 55 स्टैंपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए IEI 60/21 प्रकार की 55 स्टैंपिंगों के लिए 0.35 mm मोटाई वाली स्टैंपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः कुंडलन के बाद ट्रांसफार्मर का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आफ्टर रिवाइंडिंग। पुनः कुंडलन के बाद EI 60/21
21 प्रकार के स्टैंपिंग के लिए 0.35 mm मोटाई वाली स्टैंपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः कुंडलन के बाद ट्रांसफार्मर का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आफ्टर रिवाइंडिंग। पुनः कुंडलन के बाद क्रोड असेंबली, क्रोड यानी क्रोड का कुंडली के उचित कसाव के साथ साथ लीड की सिरों का उचित टर्मिनेशन के लिए ट्रांसफार्मर का परीक्षण किया जाना चाहिए। इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट, यानी कुंडलन का जो कोर के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए 500 वोल्ट का मेगर का उपयोग किया जाता है। यानी कि कुंडल और कोड के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए 500 वोल्ट का मेगर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पाठ्यांक अनंत हो सकता है। किसी भी स्थिति में 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टेस्ट, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात परीक्षण, ट्रांसफार्मर का द्वितीयक कुंडल को खुला छोड़कर प्राथमिक कुंडलन को निर्धारित एसी वोल्टेज से जोड़ना चाहिए। उचित वोल्टमीटरों की सहायता से प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही वोल्टेज मापी जानी चाहिए। ट्रांसफार्मर का अनुपात डिजाइन के अनुसार वोल्टमीटरों के पाठ्यांक प्राप्त होंगे। लोड टेस्ट, लोड टेस्ट के जब बात करते हैं, ट्रांसफार्मर को उचित प्रकार से भार से जोड़ना चाहिए। यह भार इस प्रकार का हो कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलन से संपूर्ण भार धारा प्रवाहित हो सके। भार का स्विच ऑन करने के पश्चात ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का तापमान बढ़ने लगता है। जहां तक संभव हो सके इस ताप वृद्धि को औद्योगिक थर्मामीटर द्वारा देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए। प्रारंभ में ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ेगा और कुछ देर बाद तापमान स्थिर हो जाता है। तापमान में इस वृद्धि को दर्ज करना चाहिए और ट्रांसफार्मर डिजाइन के अनुसार इंसुलेशन के वर्ग के अनुसार सीमा में होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जहां पर ट्रांसफार्मर पर सीधा भार डालना संभव न हो, वहां पर ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडल को लघुपतित कर देना चाहिए और प्राथमिक में निम्न वोल्टेज डिमर स्टेट को एडजस्ट करके देनी चाहिए। यह निम्न वोल्टेज इतनी होनी चाहिए कि द्वितीयक में पूर्ण भार धारा प्रवाहित होने लगे। ट्रांसफार्मर के स्विच को तब तक ऑफ करके रखना चाहिए कि तापमान को वृद्धि होकर ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन वर्ग सुनिश्चित किया जा सके। सामान्यतः तेल शीतलित ट्रांसफार्मर वर्ग ए के होते हैं, जबकि वायु शीतलन ट्रांसफार्मर वर्ग ए और ई के होते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग द वाइंडिंग वायर साइज पार्ट ऑफ वाइंडिंग मशीन्स। तो वाइंडिंग तार के साइज मापने की विधि, मेथड ऑफ मेजरिंग द वाइंडिंग वायर साइज। बोल्टहीन कुंडली को कुंडलित करने के लिए वृत्ताकार काट वाले ठोस इनेमेल्ड चालक यानी अधिकतर ताम्र व कुछ स्थितियों में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। मोटे चालक की स्थिति में माइक्रोमीटर से चालक के व्यास की जांच की जा सकती है। बारीक चालक की स्थिति में वाइंडिंग तार का साइज मापने के लिए चालक की इकाई लंबाई में रेजिस्टेंस मापी जाती है, अर्थात 1 मीटर, और टेबल 1 यह दर्शाती है। IS 4800 पार्ट 1 1968 के अनुसार व्यास व प्रतिरोध का संबंध ज्ञात किया जा सकता है। टेबल 1 के अनुसार 0.71 mm व्यास में केवल प्रतिरोध से मापन हो सकता है। 0.071 को शामिल करके 1.000 तक प्रतिरोध व्यास से माप सकते हैं। 1.000 से अधिक केवल व्यास से माप सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की अनुशंसा IS 4800 पार्ट 1 1960 के अनुसार चालक को निम्नलिखित तरह से व्यास तथा प्रतिरोध दोनों के लिए जांचा जा सकता है। सारणी 21 S 4800 पार्ट 1 1960 की अनुशंसा के अनुसार चालक और साइज का प्रतिरोध दर्शाती है।
कॉइल वाइंडिंग मशीन यानी कुंडली कुंडल मशीन सामान्यतः कॉइल वाइंडिंग मशीन से बोल्टताहीन कुंडली को कुंडलित किया जाता है। कॉइल वाइंडिंग मशीन में सामान्यतः निम्नलिखित सुविधाओं को दिया गया है। पिक्चर्स 1 और 2 में दिखाया गया है टर्न इंडिकेटर टर्नों की संख्या बताने के लिए या काउंटर। व्यवस्था के अनुसार तार फील्ड कंट्रोल वायर फीड कंट्रोल तारों के व्यास के अनुसार पिच की सेटिंग और कॉइल लंबाई पर कॉइल की ऊंचाई की सेटिंग मेंड्रल रील या स्पूल धारक तार गाइड। जो टर्न इंडिकेटर टर्न संकेतक जो होता है जिसको बोला जाता है टर्न संकेतक प्राय डिजिटल प्रदर्शन वाला होता है। इसमें काउंटर प्रदर्शन को पुनः शून्य तक लाने का प्रबंध होता है। कुंडलन में फेरों की संख्या को ज्ञात करने के लिए काउंटर को आरंभ में शून्य पर सेट करना होता है। वाइंडिंग को आगे बढ़ाते समय काउंटर प्रारंभ का पाठ्यांक नोट करना चाहिए। ये पिक्चर्स में दिया गया है, इसे पोंछ करके अवश्य पढ़ लें ध्यानपूर्वक। कभी कभी इसमें पूछने की आशा रहती है। तार फीड नियंत्रण व्यवस्था या पिच की सीट है मतलब सेटिंग। वायर फीड कंट्रोल अरेंजमेंट और सेटिंग पिच तार के साइज व्यास पर निर्भर करते हुए तार की फीड का समायोजित करना होता है। फीड के समायोजित को इस प्रकार किया जाता है कि तार न तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े न ही पास वाली वाल के बीच का अंतराल हो। अतः कॉइल की वास्तविक वाइंडिंग से पूर्व एक जांच के लिए एक परत में समरूप वाइंडिंग की जाती है जिसे ओवरलैप के टर्नों के बीच अंतराल न हो। मशीन के डिज़ाइन पर निर्भर करते हुए उचित गियर पुली अनुपात का चयन करके या उचित घर्षण की सेटिंग से फीड कंट्रोल समायोजित किया जाता है। पिक्चर 1 और 2 में क्रमशः घर्षण और गियर फीड की व्यवस्था की गई है। पिक्चर्स में यह दिया गया है आपका रील या स्पूल कैरियर इसको बोला जाता है। ये आपका वायर गाइड्स है। ये कूल लेंथ पर कॉइल वाइड सेटिंग्स है और ये आपका मेड्रेल है, इसको मेड्रेल बोला जाता है मेड्रेल। और ये आपका वायर फीड होता है। फ्रिक्शन टाइप कॉइल वाइंडिंग मशीन, यह फ्रिक्शन टाइप कॉइल वाइंडिंग मशीन है। अब बात करते हैं पिक्चर्स 2 में यह मतलब कि रेल या स्पूल कैरियर इसको बोला जाता है। वायर फीड कंट्रोल अरेंजमेंट और इसको मेंड्रेल बोला जाता है और ये काउंटर होता है, इसको काउंटर बोला जाता है। गियर टाइप कॉइल वाइंडिंग मशीन, इसको वाइंडिंग मशीन, ये वाइंडिंग मशीन है। ठीक है। कुंडली की लंबाई की सेटिंग, कुंडली की लंबाई की सेटिंग या परत की चौड़ाई की सेटिंग, कॉइल लेंथ सेटिंग ऑफ लेयर वाइड सेटिंग एक डिजाइन की गई व्यवस्था की लंबाई कुंडलित करने के लिए अर्थात बॉबिन की आंतरिक लंबाई में कुंडलन के लिए मशीन के ट्रांसफार्मर की पुली यंत्रावली में रोकने के लिए फीड को विपरीत करने के लिए 2 सिरकनी या लेंचेज लगाई जाती है जो उचित बिंदुओं पर पिक्चर 3 में दिखाए अनुसार लगाई जाती है। ये दोनों सिटकनी इस प्रकार सेट की जाती है कि जब बॉबिन और कुंडली पूरी लंबाई में तार कुंडलित हो जाती है यह बॉबिन के फ्लैंज से बाहर न जा सके। एक कुंडली की वास्तविक वाइंडिंग करने से पूर्व इस प्रकार की सेटिंग करने के लिए कई जांच चलाने के लिए आवश्यक होती है। पिक्चर्स में दिया गया है, इसको लैचेज बोला जाता है, ये है। और इसमें मेंड्रेल की जब बात किया जाए मेंड्रेल के तो प्राय वाइंडिंग मशीन के साथ विभिन्न माप के कई प्रकार के मेंड्रेल की आवश्यकता की जाती है। यदि किसी प्रकार से वह उपलब्ध नहीं कराए गए हो तो उन्हें आवश्यक आकार व साइज में बनाने के लिए लकड़ी का
उपयोग किया जाता है। मैनुअल बॉबिन की मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। पिक्चर 4 में मैनुअल को दिखाया गया है। पिक्चर 5 में लकड़ी का ब्लॉक्स को भी दिखाया गया है। ये आपका मैनुअल है और ये गर्भ स्क्रू, एच प्लेट्स, वुडन ब्लॉक्स और इसको बॉबिन बोला जाता है। ये एच प्लेट्स है और ये टेल स्टॉक सेंटर इसको बोला जाता है और ये लार्ज होल टू एकोमोडेट द सेपरेटेड सेंटर। अब इसको बोलता है रील स्पूल कैरियर। विशेष बारीक तार के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि तार मुक्त रूप से चल सके, इसके मार्ग में कोई रुकावट ना आए। इसके लिए इसके सिरों पर डी रीलिंग उपलब्ध कराई जाती है। व्यवस्थाएं पिक्चर 1 और 2 में दर्शाई गई है। वायर गाइड्स का जो रील से वाइंडिंग तार को तार गाइड में से इसलिए निकाला जाता है कि तार पुली और बॉबिन के बीच उचित तनाव में हो। तार गाइड यानी वायर गाइड को पिक्चर्स 1 और 2 में दिखाया गया है और आपके विभाग में उपलब्ध वाइंडिंग मशीन की सेटिंग तथा परिचालन विवरण के निर्माता को पत्रक को देखें या अपने अनुदेशक से परामर्श लें। जनरल मेंटेनेंस ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। रख रखाव मरम्मत की आवश्यकता। नेसेसिटी ऑफ मेंटेनेंस। एक पावर ट्रांसफार्मर ऐसा होना चाहिए कि लंबी अवधि तक बिना किसी खराबी के चलो, इसलिए इसका समय समय पर ध्यान रखना और मरम्मत करना जरूरी है। साथ में यह कीमती उपकरण भी है। एक कठोर विधि से लगातार जांच और समय से पूर्व मरम्मत की उपकरण आयु बढ़ती है तथा बिना खराबी के सेवा और मरम्मत की कीमती भी घटती है। रख रखाव का मतलब नियमित जांच टेस्टिंग और जहां ज़रूरत हो रिकॉर्ड करने से। क्यूजेस ऑफ ब्रेकडाउन। समांतर ट्रांसफार्मर की खराबी का कारण निम्न तरह से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। खराब डिजाइन और संरचना, गलत तरीके से इंस्टॉल या उपयोग करना, क्षमता से अधिक लोड डालना, पुराना होना, फटना या अन्य विकृति, ध्यान नहीं देना, दुर्घटना या वातावरण से आई खराबी, प्रॉपर न्यूट्रल के अभाव से। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनेंस। ट्रांसफार्मर की मरम्मत का मुख्य उद्देश्य उसके इंसुलेशन को अच्छी स्थिति में बनाए रखना। नमी, गंदगी, बहुत अधिक गर्मी या ऑक्सीजन से संपर्क में, ये सब इंसुलेशन खराबी या मुख्य कारण है और अगर हम इन चीज़ों से बचा के रखें तो उसका इंसुलेशन अच्छी स्थिति में बनाए रख सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगातार कार्य में रासायनिक और भौतिक प्रभाव के कारण भी इसकी इंसुलेशन क्वालिटी गिरती है। इंसुलेशन गिरने से रासायनिक प्रभाव दर बढ़ती है। लगातार चलते रहने से सामान्यतः ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर की आयु घट जाती है। ट्रांसफार्मर की आयु प्रभावित करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ ट्रांसफार्मर। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। ट्रांसफार्मर तेल हवा की नमी को सोखता है। पानी के प्रभाव के कारण ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए नमी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है तथा ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश रोकता है। इसके लिए ट्रांसफार्मर के बाहरी हवा में खुलने की जगह को ब्लॉक करता है तथा ब्रीसिंग के कारण होने वाले लगातार प्रतिक्रिया त्वक से भी रोक कर रखना होता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का प्रभाव। तेल में हवा के कारण ट्रांसफार्मर के अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है जो इंसुलेशन सेल्यूलोज की क्षमता को प्रभावित करती है। सेल्यूलोज के विघटन के कारण तेल में एक ऑर्गेनिक एसिड घुल जाती है जो लीड में एक परत के रूप में बैठ जाती है। एक चिपचिपा परत तेल के सामान्य बहाव को ब्लॉक करता है तथा तली में बैठ जाता है तथा कॉइल की ओर नुकसान पहुंचाता है। कॉइल को कोर नुकसान पहुंचाता है। ठोस अशुद्धियों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज। तेल में उपलब्ध सुरक्षा अशुद्धियों व कणों के कारण तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है।
इसलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होने के उपरांत समय समय पर तेल को फिल्टर करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ वार्निशिंग। कुछ वार्निशिंग कण ट्रांसफार्मर तेल के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होने के कारण वाइंडिंग कुछ चिपचिपा पदार्थ जमा कर देता है। मरम्मत करने वाले इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जब ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करें या कॉइल को बदले तब वाइंडिंग होने का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ स्केलनेस ऑफ वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर फेल होने का एक कारण कॉइल का ढीला होना भी है। जब कॉइल के ऊपर एक बैठाया जाता है, कॉइल के ऊपर एक बैठाया जाता है तो मोड़ा जाता है, तो कॉइल का इंसुलेशन हटने से भी फेलवर हो सकता है। एक छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक असंतुलन का कारण बन सकती है। ट्रांसफार्मर के कोर और वाइंडिंग को उठाते समय कसा होना चाहिए। यह सभी संभव है जब सब मजबूत टाई से बांधा हो। मेंटेनेंस प्रोसीजर्स में सावधानियां की बात करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो फर्स्ट में ट्रांसफार्मर का कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसे सप्लाई लाइन से आइसोलेट करना, उसको टर्मिनल्स को शॉर्ट करना आवश्यक है। टैंक को खोलने से पहले ऑयल लेवल को नोट करना चाहिए। कोई भी ज्वलनशील कार्य ट्रांसफार्मर मरम्मत कार्य के पास नहीं होना चाहिए, यानी मरम्मत कार्य हो रहा है उसके पास नहीं करना चाहिए। ब्रीथर की बात करें तो सामान्यतः दो प्रकार के ब्रीथर नाम से जाने जाते हैं। एक होता है सिलिका जेल ब्रीथर, दूसरा होता है ऑयल फील्ड सिलिका जेल ब्रीथर। सिलिका जेल जो ब्रीथर होता है, सिलिका जेल क्रिस्टल नमी सोखने के बाद ब्लू से पिंक हो जाता है। सिलिका जेल क्रिस्टल नमी सोखने के बाद ब्लू से पिंक हो जाता है। क्रिस्टल जेल में नमी आने के बाद यह अत्यधिक पिंक दिखने लगता है तथा उसे लगाने से पहले फिर से तैयार करना चाहिए या बदल देना चाहिए। तेल भरा सिलिका जेल ब्रीथर, ऑयल फील्ड सिलिका जेल ब्रीथर। ऑयल मेंबर, जो ऑयल मेंबर में ऑयल रहता है तथा उसे लगाने से पहले फिर से तैयार करना चाहिए या बदल देना चाहिए। तेल भरा सिलिका जेल, ऑयल फील्ड सिलिका जेल ब्रीथर, ऑयल मेंबर में ऑयल रहता है जो ब्रीथर से लगा हुआ होता है। सिलिका जेल खराब हो गया तो उसका सिलिका जेल ब्रीथर को बदल देना चाहिए। एक्सटर्नल कनेक्शन, सभी टर्मिनल्स कनेक्शन टाइट होनी चाहिए। यदि काला या कार्बनाइज दिखता है तो कनेक्शन खोलकर साफ करना चाहिए। एमरी पेपर से चमकाना चाहिए और फिर से कनेक्शन करते समय ग्रीस की एक परत लगा देनी चाहिए। अर्थ कनेक्शन की बात करते, सभी अर्थ कनेक्शन का बराबर रख रखाव करना चाहिए। एक छोटा सा कॉपर लूप ब्रिज टॉप कवर तथा ट्रांसफार्मर टैग से लगाना चाहिए ताकि आसमानी बिजली के समय ट्रांसफार्मर को अर्थ फॉल्ट से बचा सके। हार्ड वोल्टेज लाइटिंग ट्रांसफार्मर बुशिंग फट जा सकता है। जो बुशिंग्स जो होता है, बुशिंग को साफ करें तथा उसके क्रैंक और टूटे हुए होने का जांच करना चाहिए। अतिरिक्त बुशिंग स्टॉक में रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर को सॉल्ट फॉर्मेशन होने पर लोकेट करना चाहिए तथा इन ब्रशिंग्स पर ग्रीस की परत चढ़ा देनी चाहिए। 1000 kVA तक के ट्रांसफार्मर को मरम्मत शेड्यूल दिया गया जो टेबल 1 और 2 में है। जांच समग्र घंटों में जांच किए जाने वाला समान लोड एम्पियर और दिए गए फिगर के अनुसार फॉल्ट आने पर वैल्यू के अनुसार नियंत्रित करें। घंटों में वोल्टेज वही दिए गए फिगर के अनुसार वैल्यू के अनुसार नियंत्रित करें। दैनिक जांच किए जाने वाले ब्रीथर की नमी और जांच बिंदु, एयर पासिंग साफ है कि नहीं तथा सिलिका जेल का कलर भी दिखना चाहिए। अगर सिलिका जेल पिंक कलर का हो गया हो तो उसे फिर से तैयार करें और बदल दें। मासिक जांच में ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल, ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल की जांच। अगर ऑयल लेवल कम हुआ है तो लीकेज की जांच करें। त्रैमासिक में बशिंग की जांच किया जाता है। धूल जमने एवं क्रैक होने की जांच करें। अगर साइज लेवल कम हुआ है तो लीकेज की जांच करेंगे। त्रैमासिक बशिंग में धूल जमने और केक होने की जांच करें, सफाई करें या बदल दें। 6 मासिक में बिना करंट
वाटेज वाला ट्रांसफार्मर कवर के नीचे नमी होने की जांच करें, वेंटिलेशन को अच्छा करें एवं तेल की जांच करें। जांच समान अंतराल वार्षिक में जांच करने पर ट्रांसफार्मर का ऑयल जांच करें, तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचें तथा एसिडिक अथवा चिपचिपा पदार्थ जमने की जांच करें। अच्छे ऑयल को फिर से उपयोग करें। वार्षिक में अर्थ रेजिस्टेंस जांच किए जाने वाले सामान, अर्थ रेजिस्टेंस, कनेक्शन, तार, बोल्ट की जांच करें। अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ गया हो तो आवश्यक कार्रवाई करें। एक वर्ष में रिले एवं सर्किट का अलार्म जांच करना है। अलार्म सर्किट्स, रिले अलार्म सर्किट की जांच करें एवं चलाकर देखें। रिले की सत्यापन तथा फ्यूज की जांच करें और उपकरण की फॉल्ट आने पर जो उपकरण की सफाई करे तथा रिले कॉन्टैक्ट्स को बदल दे। आवश्यकता अनुसार सेटिंग बदले। 2 वर्ष में नॉन कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर को जांच करें, आंतरिक जांच करें, ऑयल की आवश्यकता अनुसार फिल्टर करें। 3 वर्ष में सभी भागों को कोर एवं कॉयल को निकालकर पूर्ण जांच करें, साफ एवं सूखे ऑयल से साफ करें। अब घंटे की 1000 केवी तक या उससे अधिक की बात करें तो घंटों में व्यापक टेम्परेचर जांच करना चाहिए और जांच रिपोर्ट बिंदु पर सामान्य वैल्यू के अनुसार गर्मी के समय बढ़ने वाली सीधी किरणें से बचाना चाहिए। घंटों में वाइंडिंग ऑयल टेम्परेचर और टेम्परेचर की जांच करें या बढ़त समान है। समान से अधिक होने पर तुरंत ट्रांसफार्मर बंद कर दे यदि उसकी जांच करें। घंटों की बात करें तो लोड करंट वोल्टेज दिए गए फिगर अनुसार जांच करें, समानता वैल्यू के अनुसार रेगुलेट करें। दैनिक की बात करें तो ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल की जांच करें, ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल मार्क के अनुसार जांच करें। अगर लेवल कम हुआ है तो लीकेज की जांच करें। दैनिक में बात करें तो बुशिंग का ऑयल लेवल, एक कूलर, रेडिएटर फैन का पानी लीकेज, कूलेंट का लीकेज जांच करें। कोई लीकेज है तो उसे रिपेयर करें। दैनिक में बात करें तो रिलीज डायफ्राम, लेदराइट पर ग्लास अगर उसमें दरार या टूटी हुई है तो बदल दें। दैनिक की बात करें तो डिहाइड्रेशन, ब्रीथिंग, हवा को मार्ग साफ होना चाहिए। सिलिका जेल का कलर देखें, ऑयल कैप में ऑयल का लेवल देखें। सिलिका जेल खराब होने पर बदल दें एवं ऑयल लेवल कम है तो भर दें। मासिक की बात करेंगे तो बुशिंग की जांच करें, दरार हो तो जांच करें एवं गंदगी तो नहीं है, सफाई करें या बदल दें। मासिक की बात करें तो ट्रांसफार्मर तेल की जांच करें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जांच करें, तेल की क्वालिटी मेंटेन करे हेतु आवश्यकता कदम उठाए। त्रैमासिक की बात करें तो कूलर, फैन, बेयरिंग, मोटर एवं ऑपरेटिंग की जांच करें। बेयरिंग और लुब्रिकेटिंग गियर, बॉक्स, मैनुअल कंट्रोल एवं इंटरलॉक बॉक्स की जांच करें। जले या खराब हुए भाग को बदल दें। अब 6 मासिक की बात करें तो ऑयल कूलर की जांच करें, दबाव की जांच करें और सामान दिए गए स्तर अनुसार मैनेज करें। 1 वर्ष में OLTC की जांच करें और OLBD भी यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और नमी PPM कॉन्टैक्ट की जांच करें। ऑयल को सुधारे या बदल दे आवश्यकता अनुसार। 1 वर्ष में बकौल रिले को जांच करें, दोष की आंतरिक जांच करें। अगर दोष ही एवं समान मूवमेंट हो तो आवश्यक कार्यवाही करें। 1 वर्ष में ऑयल ट्रांसफार्मर की जांच करें और एडिसिड या मॉइस्चर होने की जांच करें, फिल्टर करें या बदल दें। 1 वर्ष तेल भरा बुशिंग का जांच करें, ऑयल की जांच करें, फिल्टर करें या बदल दें। 1 वर्ष गैस किट और जॉइंट की जांच करें, लीकेज इंडिकेट करें और गैस किट बदले अगर लीकेज है तो। 1 वर्ष में केवल बॉक्स जल सहन क्षमता की जांच करें एवं छेद को भरने की व्यवस्था करें। टूटे कंपाउंड की जांच करें और ढीले बोल्ट्स को कस दें। 1 वर्ष आवेश संचालक एवं गैप या दरार की जांच करें। जमे हुए गंदगी और टूटे हुए निरीक्षण करना, साफ कर या बदल दें। 1 वर्ष रिले अलार्म, उनकी परिपथ इत्यादि अलार्म और रिले की जांच करें। रिले की कॉन्टैक्ट एवं सही कार्य प्रणाली की जांच करें। अवश्य अवयव या पार्ट को साफ करें, कॉन्टैक्ट्स और फ्यूज को बदल दें। आवश्यक हो तो तब सेटिंग बदलें। 1 वर्ष इंसुलेटर प्रतिरोध, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का IR वोल्टेज ड्रॉप का मान जांच करें। यदि आवश्यक हो तो उचित प्रक्रिया करें।
एक वर्ष में ओमिक मान प्राइमरी और सेकेंडरी का ओमिक मान की जांच करें, आवश्यक हो तब उचित प्रक्रिया करें और संबंधित वाइंडिंग पर। अर्थ एक वर्ष में अर्थ प्रतिरोध की जांच करें, अर्धचालक संयोजन, यदि अर्थ प्रतिरोध उच्च हो तब अवश्य प्रक्रिया पूर्ण करें। 2 वर्ष में ऑयल तापमान और वाइंडिंग तापमान की जांच करें और साथ साथ OTI WTI की सत्यापन करें। बदल दे या पुनः जांच ले, आवश्यक या थर्मिस्टर या CT के लिए। 5 वर्ष के लिए 1000-3000 kVA की जांच करें और कोर एवं कॉयल को बाहर निकाल कर और निरीक्षण करना चाहिए। शुष्क कॉयल की बौछार से साफ करें। 7 से 10 वर्ष के बाद 3000 kVA के ऊपर के ट्रांसफार्मर को जांच करें। कोर और कॉयल को निकालना और निरीक्षण पूर्ण करना चाहिए। शुष्क और ऑयल के बौछार को साफ करें।